सबसे पहले हम आपको आज प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आज शाम को दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर गए। जैसा कि आप जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, चुनाव जीत चुकी हैं और उन्हें बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को उनके घर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि पहली बार भारत के आदिवासी समाज की कोई महिला राष्ट्रपति बन रही हैं और भारत ने एक तरीके से एक इतिहास रच दिया है। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय लोकतंत्र और राजनीति की ऐसी मिसाल बना जिसमें हर किसी ने राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मिलाकर 10,86,431 वोट हैं, जिसमें 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू को तीसरे राउंड तक की गिनती में ही 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और यशवंत सिन्हा के पक्ष में सिर्फ 2,61,062 वोट पड़े हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हासिल किया है और यह विशाल अंतर आपको बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की बढ़त अब भारत की राजनीति में कितनी बड़ी हो गई है और विपक्ष कितना बिखरा हुआ नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू भले ही एनडीए की उम्मीदवार थी, लेकिन वो विपक्षी दलों की भी पहली पसंद बन गई थी। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी उम्मीदवार बनी जिनके पक्ष में वोट करने के लिए विपक्षी दलों के 104 विधायकों और 17 सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग की है। तो देखिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही सबसे पहले देश के सामने रखा था और आपको याद होगा कि 2017 में द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति चुनाव में भी सामने आया था। हालांकि तब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया था। एक बार फिर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया जाना और उनके नाम पर विपक्षी दलों का ऐसा समर्थन मिलना प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत होती हुई छवि का एक और प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पिछली बार रामनाथ कोविंद का नाम भी सामने रखा था, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, और पीएम मोदी ने इस बार द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया, जो संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। देश के सर्वोच्च पद के लिए पिछड़े समाज से आने वाले 2 व्यक्तियों को आगे लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की नीति का एक प्रदर्शन किया है और इससे पता चलता है कि मोदी सरकार समाज के अति पिछड़े लोगों के प्रतिनिधित्व पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको याद होगा 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार चुनाव लड़कर आई, चुनाव जीतकर आई, तब कैबिनेट में 6 मंत्री अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति से थे। धर्मेंद्र प्रधान और खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वर्ग से थे और वर्ष 2021 में कैबिनेट विस्तार के बाद उसमें 27 ओबीसी वर्ग के, 12 अनुसूचित जाति और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री थे। यानी मोदी सरकार में इस समय 61% मंत्री ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। वैसे आपने सुना होगा कि बीजेपी को हमेशा ही ऊंची जाति के वोट बैंक वाली पार्टी बताया जाता है, व्यापारियों की पार्टी बताया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपनी नीतियों के जरिए यह बताया है कि बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो पिछड़ों और गरीबों पर है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि द्रौपदी मुर्मू की ये जो जीत हुई है, इसके 4 बड़े संदेश क्या हैं, इसके 4 बड़े मतलब क्या हैं, इसका विश्लेषण क्या है। पहली बात तो यह है कि जीत में जो अंतर नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की बढ़त को भारत की राजनीति में दर्शाता है कि उनकी बढ़त अब और लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी की पसंद थी। इस जीत में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उससे भी यह पता चलता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष एक मत नहीं था, बटा हुआ था। विपक्षी दलों के कई विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू को सही कैंडिडेट मानते थे, लेकिन उनके जो नेता थे उनकी पार्टियों के, वो इसका विरोध कर रहे थे और इसीलिए यह क्रॉस वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति पद के लिए पहले रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी यह बताती है कि मोदी सरकार की नीतियां अति पिछड़े लोगों पर केंद्रित है। और इस जीत के विशेषण से यह भी पता चलता है कि जो विपक्षी दल बीजेपी को ऊंची जाति वालों की पार्टी कहते थे,
वो असल में गलत थे। मोदी सरकार की कैबिनेट में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का चयन विपक्षी दलों के झूठ को एक बार फिर से उजागर करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली के आवास पर लेकर चलना चाहते हैं, जहां थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे और मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस समय वहां पर मौजूद हैं और वो द्रौपदी मुर्मू के घर से आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगी। चित्रा। देखिए सुधीर, आज का वाला है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब अनुसूचित जनजाति की कोई महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी और उसके बाद उसने शानदार तरीके से जीत हासिल की। और जैसा कि आपकी ओर से भी जिक्र किया गया कि यहाँ पूरी तरह से धराशायी हो गई। गृह मंत्री अंदर की ओर मौजूद थे और अब उनका काफिला धीरे चलता हुआ सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री ने मुलाकात की है और उसके बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिंदुस्तान में बनता हुआ क्योंकि देखिए 8.9% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इस देश के भीतर, लेकिन कभी भी उनकी आवाज को उतनी प्रमुखता से बुलंद नहीं किया गया जितनी की चाहिए थी। यही कारण रहा कि समय समय पर इस जनजाति या फिर आदिवासी समुदाय की ओर से भी अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन और विरोध होते रहे हैं। लेकिन उस जाति की, उस समुदाय की एक महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर यकीनन मोदी सरकार की ओर से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। चित्रा, हम आपके पास बाद में दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस समय जो बड़ी बात है वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू का जो दिल्ली का आवास है वो पूरी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सभी बड़े लोग, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे और सभी लोग अब उन्हें बधाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया है और सही मायनों में अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की जो ब्यूटी जिसे कहते हैं, यानी लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है। आज पहली बार देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। वो आखिरी व्यक्ति जो कतार में सबसे पीछे रह जाता था, वो देश का आदिवासी समाज था। आज देश की आजादी के 75 साल एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद तक, 75 साल पूरे होने पर सर्वोच्च पद तक पहुंची है। ये पूरे देश के लिए एक उत्सव मनाने का दिन है। द्रौपदी मुर्मू देश के उस आदिवासी समाज से आती हैं जिनके लिए जल, जंगल और जमीन उनकी आत्मा होती है। इसके बिना वो अपने जीवन की कल्पना नहीं करते। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने भविष्य को देखा। वो जानती थी आदिवासी परंपरा और संपदा को बचाने के लिए जरूरी है शिक्षा, सबसे जरूरी है शिक्षा। इसलिए उन्होंने शिक्षा हासिल करना ही अपना पहला लक्ष्य बनाया। इसलिए आज आप सब के लिए यह जानना जरूरी है कि आप द्रौपदी मुर्मू की कहानी से क्या सीख सकते हैं। जिस दौर में किसी पुरुष के लिए भी शिक्षा हासिल करना एक चुनौती थी, उस दौर में द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनौती को अपनी हिम्मत से हराया। एक आदिवासी लड़की के लिए गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में जाकर पढ़ाई करना उस जमाने में नामुमकिन था। लेकिन मुर्मू ने 7वीं कक्षा तक अपने नजदीक के स्कूल में पढ़ाई की गांव में, और फिर वो पढ़ने के लिए भुवनेश्वर चली गई, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। द्रौपदी मुर्मू की दृढ़ता से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है। उनके स्कूल के दोस्त बताते हैं कि क्लास में मॉनिटर बनने को लेकर एक बार वो अड़ गई थी। इसके पीछे कारण यह था कि द्रौपदी मुर्मू अपनी कक्षा की सबसे मेधावी छात्रा थी। ऐसे में क्लास मॉनिटर उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन क्लास में 36 छात्र थे और 8 छात्राएं थी। ऐसे में किसी छात्रा का क्लास मॉनिटर बनना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू मॉनिटर बनकर ही मानी, क्योंकि वो जानती थी कि वो सही है। उस जमाने में वो क्लास की मॉनिटर बनी और आज वो पूरे देश की मॉनिटर बन गई है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद एक रबर स्टैंप की तरह होता है और यही बात राज्यपाल के लिए भी अक्सर कही जाती है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने इस सोच को कई मौकों पर तोड़ा है। इसलिए जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो एक रबर स्टैंप की तरह होंगी, वो बिल्कुल गलत है। 2017 में जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, तब बीजेपी सरकार उस वक्त आदिवासियों पर एक विधेयक लेकर आई थी। मुर्मू ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, चुपचाप उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इस विधेयक को आदिवासियों के हितों के खिलाफ मानती थी और अंत तक वो अपनी बात पर टिकी रही, बावजूद इसके कि वहां पर बीजेपी की सरकार थी। इसके बाद
वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की जब सरकार आई तो उन्होंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। इसमें राज्यपाल की शक्तियों को कम किया गया था। इसे लेकर मुर्मू कानूनी सलाह ले रही थी ताकि इसे कानूनी रूप से भी चैलेंज किया जा सके। इससे द्रौपदी मुर्मू की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में आपको पता चलता है। आदिवासी संथाल समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं है। उनके जिंदगी में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए हैं, जब उनकी जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू मानसिक शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिनसे देश के हर युवा को आज सबक लेना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा कि खास तौर पर हर महिला को तो जरूर सबक लेना चाहिए। तो इस समय हमारी जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं, उनके लिए कहानी खास तौर पर बता रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू का परिवार यूं तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें उनके सबसे करीबी लोग आज इस दुनिया में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू अब तक अपने 3 बच्चों और अपने पति को खो चुकी हैं। 1984 में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 साल की बेटी को खो दिया। इसके बाद 2010 में उनके 25 वर्षीय बड़े बेटे की मौत एक दुर्घटना में हो गई। इसके बाद 2013 में उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी खो दिया, और फिर 2014 में उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 साल के अंदर अंदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 जवान बेटों को खोया और फिर अपने पति को खोया। इस दौरान वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और गहरे डिप्रेशन में भी चली गई। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को एक बार फिर नए सिरे से शुरू किया। डिप्रेशन से लड़ने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया और वहां जाना शुरू कर दिया। 2014 तक वो लगातार मेडिटेशन के लिए जाती रहीं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस दौरान उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। वो हमेशा अपने साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी एक पुस्तक रखती थी, जिससे उनका ध्यान करने का जो रूटीन था वो कभी भी टूटा नहीं। और आखिरकार धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से डिप्रेशन को हरा दिया। बहुत खुशी है, हम अपने आप को बहुत गर्व अनुभव करते हैं। एक लेडीज होकर जो अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे, हम बहुत खुश है। देखिए, हमारा एक टीचर अभी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, देश का प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं। देश के मानचित्र में इस गांव को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अब इसकी पहचान ये है कि ये देश के राष्ट्रपति का गांव है। आदिवासियों के गांव ऊपर बेड़ा के बारे में किसी ने नहीं सुना था। यह बस तभी तक था जब तक यहाँ की एक लड़की ने सारी परंपराओं को तोड़कर और बाधाओं को पार कर एक अलग पहचान बनाई थी। ओडिशा के मयूरभंज जिले का ऊपर बेड़ा गांव, और ये द्रौपदी मुर्मू का घर। यहीं से निकली हुई वो बेटी कभी यहाँ की गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती तो खुद के लिए बड़े बड़े सपने भी बुनती। आज ये घर आपको जरूर चमकदार लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, गरीबी का जो दंश उन्होंने झेला उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि तब गरीबी की मार ऐसी रहती जिसको लेकर आगे बढ़ना यकीनन बेहद मुश्किल होता। बहुत सारे सपने न सिर्फ खुद के लिए बुने बल्कि गढ़े भी, और उसी को लेकर यहाँ की गलियों से वो लड़की लगातार आगे की ओर निकलती गई। इन पतली गलियों और टूटी फूटी सड़कों में बचपन गुजारने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है। कभी खाली वक्त में महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने वाली द्रौपदी मुर्मू आज देश के आदिवासी समाज के लिए खुद एक महापुरुष बन गई है। यकीनन द्रौपदी मुर्मू की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी जब आप देखेंगे तो पाएंगे, कभी गम के अंधेरों में गोते लगाती तो कभी खुद के लिए उजालों की राह तलाशती। अलसाए हुए गांव के इसी घर में द्रौपदी मुर्मू का बचपन बीता है। यहाँ आज आपको पक्की दीवार नजर आ रही है, लेकिन मुर्मू जब यहाँ रहा करती थी तब खपरेल की छतें थी। मुर्मू का परिवार द्रौपदी दीदी की उपलब्धि से आज बहुत खुश है, मंगल गीत गा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जो 2 भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना
वो दे कर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश हैं। मटल मल गुजुले कानेलो जति धर मटल मल गुजुले कानेलो। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये सोच रखने वालों के लिए द्रौपदी मुर्मू एक आश्चर्य है। ये वो स्कूल है जहां 7वीं तक की तालीम द्रौपदी मुर्मू ने हासिल की। इसके बाद वो भुवनेश्वर चली गईं, क्योंकि वो हौसलों से उड़ान भरती थी। ऊपरबेड़ा गांव में ये सरकारी स्कूल, जहां से 7वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी द्रौपदी मुर्मू ने। 7वीं की पढ़ाई के बाद वो भुवनेश्वर चली जाती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर रमा देवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करके शिक्षण कार्य भी करती हैं। और उसके बाद राजनीति में पड़ता है द्रौपदी मुर्मू का पहला कदम। द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा हासिल करने की ठानी थी और शिक्षा देना कर्तव्य माना था। रैरंगपुर के जिस स्कूल में द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को पढ़ाया, आज वहां के बच्चे अपनी मैडम मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खबर सुनकर झूम रहे हैं। ये द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर है और ये ओडिया में और इंग्लिश में उनको बधाई दी जा रही है। लेकिन ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में, वो एक ज़माने में टीचर हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्कूल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फूल माले लगे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिनके लिए शायद द्रौपदी जी एक ज़माने में द्रौपदी मैम हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्राइबल म्यूजिक है जिसके तहत ये लोग डांस कर रहे हैं। रायरंगपुर हो या ऊपरबेड़ा, द्रौपदी दीदी के राष्ट्रपति बनने की खुशी में जश्न का माहौल है। हजारों लड्डू बांटे जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय मानिए कि आदिवासी समाज की इस पीढ़ी के लिए ये खुशी का मौका है। अगली पीढ़ी के लिए प्रेरित होने वाली कहानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी हासिल करने का हौसला, ये देश में हुए बड़े बदलाव का सबूत है। ओडिशा के ऊपरबेड़ा से चित्रा त्रिपाठी और रैरंगपुर से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, जो कुछ आज हुआ है ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है और ये भारत की जो लोकतंत्र है भारत का, उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती कही जाएगी और उसकी एक बहुत बड़ी मजबूती कही जाएगी। ये सिर्फ भारत में हो सकता है। इसके 3-4 मतलब हैं। इससे आपको एक तो ये पता चलता है कि अगर आज भारत की राजनीति को आप देखेंगे तो आज जिस अंतर से द्रौपदी मुर्मू जीती हैं, वही अंतर आपको मोदी और विपक्षी दलों के बीच का नजर आ रहा है। यानी अगर आज आप इसे एक परीक्षा की तरह देखें और ये देखने की कोशिश करें कि राजनीति में कौन कहां खड़ा है, तो आपको सही समझ में आएगा कि मोदी की जो राजनीति है वो कहां पर है और विपक्ष की जो राजनीति है वो कहां पर है। उसे आप इस अंतर से समझ सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि मोदी की जो बढ़त है वो लगातार और बड़ी होती जा रही है और अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। दूसरी बड़ी बात जो आज आपको समझ में आती है वो ये कि विपक्ष अभी भी बिखराव की स्थिति में है। विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में एकता की कमी है, विपक्ष की एकता भी कमजोर हो रही है और विपक्ष की ताकत भी लगातार कम हो रही है। और विपक्ष में जो बिखराव है वो एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया, क्योंकि 17 सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब आप सोचिए, जो क्रॉस वोटिंग होगी मुर्मू के पक्ष में, वो किसने की होगी? ये वो लोग हैं जो विपक्ष के सांसद हैं। 17 सांसद कम नहीं होते, 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसका मतलब यह है कि उन 17 सांसदों की जो पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, उनके जो नेता थे, ये सांसद अपने नेता से मतभेद रखते थे और उन्होंने अपने नेताओं की बात नहीं मानी। इसी तरह 104 विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इससे भी आपको भारत की राजनीति का एक मूड पता चलता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी मानते हैं, व्यापारियों की पार्टी मानते हैं, उन लोगों को आज यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को चुना, जिस तरह से उनका नाम सामने किया, उससे आपको यह पता चलेगा कि उनकी जो तमाम नीतियां हैं वो गरीबों के लिए हैं, पिछड़ों के लिए हैं। और एक और आंकड़ा जो आज हमने आपको बताया था, इस समय मोदी सरकार में 61% जो मंत्री हैं वो ओबीसी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं और
जनजाति से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आप देश की राजनीति में आज आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष की ताकत बढ़ रही है मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि लगातार आप सुनते जा रहे हैं कि रुपया टूट रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है, ये आज बहुत कुछ कहता है। ये एक राजनीतिक टिप्पणी है